Assalamu alaikum class. I hope you are all doing well and I hope Ramzan is going well. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So today is our 13th lecture of Animal Physiology 2. Today is Friday 8th May 2020. So in today's lecture we will discuss pituitary gland. So we were studying the classical endocrine hormones and in the previous lecture we have studied hypothalamus. So today we will discuss pituitary gland. So the pituitary gland is also known as a hypophysis. Uh, Hypophysis means what hypophysis means is that it is a Greek word which means laying under, as it is present on underside of the brain. हमारे पास चूंकि पिट्यूटरी ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है तो इसलिए हम इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. आप लोगों ने शायद पढ़ा हो. So pituitary gland is also known as hypophysis. Why it is known as hypophysis? Because तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. और क्यों कहते हैं हाइपोफाइसिस? बिकॉज हमारे पास हाइपोफाइसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लेइंग अंडर. सो एज इट इज प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन, देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज अ हाइपोफाइसिस. सो इट इज अ स्मॉल ग्लैंड. अबाउट अगर हम देखें तो इसका साइज जो है एक मटर के दाने के बराबर होता है ह्यूमन बींग्स में. बाकी और एनिमल्स में वेरी करता है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स के हिसाब से हम देखें सो इट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ पी. अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है एंड वेज अबाउट 0.5 to 1 ग्राम. It lies in a sella turcica. So what is sella turcica? It is a bony cavity present at the base of the brain. अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज सेला टर्सिका. आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास ये एक बोनी कैविटी है और इसी बोनी कैविटी के अंदर हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और अगर हम डाइसेक्शन के दौरान जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना होता है या डाइसेक्शन के दौरान इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्कूप की तरह से हम इसको, हमारे पास एक छोटा सा आपने देखा होगा स्केपुला जो होता है डाइसेक्शन बॉक्स में, तो हम उससे इस तरह स्कूप करके इसको निकालते हैं ताकि ये डैमेज भी ना हो और हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड हम रिमूव कर लें. सो अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास ब्रेन है एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन. कि ये पूरा ब्रेन प्रेजेंट है और ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है. देयरफॉर इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस एंड इट इज प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी नोन एज सेला टर्सिका. ये जो बोनी कैविटी आपको नजर आ रही है, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज सेला टर्सिका. It is connected to the hypothalamus by means of pituitary और hypophyseal stalk. तो हमारे पास एक pituitary stalk होती है, लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये दिस इज pituitary stalk. और इसी pituitary stalk के थ्रू या यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे पास ये hypothalamus है और ये इस pituitary stalk के थ्रू hypothalamus के साथ अटैच होती है. अच्छा, फिजियोलॉजिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिविजिबल इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शंस. अगर हम देखें तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस नजर आते हैं. डिस्टिंक्ट पोर्शंस जो हमारे पास ज़्यादा विजिबल है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट पोर्शंस में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड विजिबल है. द वेरी फर्स्ट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस इसको क्यों कहते हैं कि ये जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे. posterior pituitary, that is also known as neurohypophysis, and the pars intermedia या जिसको हम कहते हैं intermediate lobe, ये anterior lobe of pituitary भी कहलाता है, posterior lobe of pituitary gland भी कहलाता है. और हमारे पास intermediate lobe जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉन फंक्शनल है ह्यूमन बींग्स में या ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है. बहुत एक छोटा सा पोर्शन होता है कि जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास पार्ट्स इंटरमीडिया या हमारे पास इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की. लेकिन हमारे पास जो बाकी लोअर एनिमल्स हैं लाइक रेप्टाइल्स जो हैं, एम्फीबियंस, उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप होता है जो हमारे पास इंटरमीडिएट लोब है. तो इसीलिए हमारे पास हम जो अगर डिस्टिंक्ट पोर्शन हमारे पास दो हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और हमारे पास ह्यूमन बींग्स में जो है ये ए वस्कुलर जोन है, लाइक
इसमें कोई वस्कुलराइजेशन नहीं है, लाइक ब्लड इस एरिया में नहीं होता, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिक्रेटिंग कोई हमारे पास कोई सर्टेन या ख़ास टाइप का हार्मोन भी सिक्रेट नहीं करता, इसीलिए हम इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो अब ह्यूमंस में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है पार्ट्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, लेकिन हमारे पास जो कुछ लोअर एनिमल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास ब्रेन है, दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल भी, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस इज पिट्यूटरी स्टॉक। अगर हम इधर से देखें तो ये पिट्यूटरी स्टॉक है हमारे पास, दिस येलो कलर इज द पोस्टीरियर लोब, दिस इज एंटीरियर लोब, और इसके दरमियान आपको पतली सी एक धारी की तरह या पतला सा एक लोब नजर आ रही होगी, जिसको हम पार्स इंटरमीडियालिस कहते हैं। ये पार्स इंटरमीडियास, ये इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसको हमारे पास स्पेनिश साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, तो उसने अपनी ज़बान में पार्स इंटरमीडियालिस इसका नाम रखा, और सिंपली हम इसको इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। पार्स ट्यूबरैलिस, या हमारे पास ये पिट्यूटरी स्टॉक जो है वो हमारे पास ये पिट्यूटरी स्टॉक है, और ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सेला टर्सी का है। सो नाउ वी स्टार्ट विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज हाइपोफाइसिस हमने कहा कि हमारे पास चूंकि ये इट इज प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन, और हाइपोफाइसिस का मतलब है लेइंग बीनीथ या लेइंग अंडर, तो बिकॉज ये ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखा जाए, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ न्यूरल टिश्यू आउटग्रोथ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अगर एम्ब्रियोलॉजिकली हम देखें तो हमारे पास इसकी जो ओरिजिनेशन है वो हाइपोथैलेमिक टिश्यू से हुई है, लाइक ये इसका जो ओरिजिन है वो न्यूरल टिश्यू से हुआ है। और ये किस तरह इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ glial type cells. These type cells are known as pituitarides in this gland. ठीक है, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो जो इसकी ओरिजिनेशन है एम्ब्रियोलॉजिकली किस तरह के, हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस आती है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं जो सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो कुछ सेल्स हमारे पास डिफ्रेंशिएट होते हैं कि जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, तो उन नर्वस सिस्टम में से ही कुछ सेल्स एराइज हो के हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ओरिजिनेट करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और इसमें हमारे पास इसकी जो सेल्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, उन सेल्स को हम कहते हैं पिट्यूसाइड्स, एंड दीज आर ग्लाइल टाइप सेल्स। लाइक हम ब्रेन में भी पढ़ेंगे, और अभी भी मैं आपको बताता हूँ ग्लायल सेल्स हम किसे कहते हैं। ग्लायल सेल्स हम कहते हैं वो सेल्स जो दूसरे सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए हों, उनको हम ग्लायल सेल्स कहते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी होगी, हमारे पास अगर फीमेल में देखा जाए तो जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एग के इर्द गिर्द फॉलिकल सेल्स जो होते हैं, अब फॉलिकल सेल्स क्या है, हमारे पास ग्लायल सेल्स हैं, बिकॉज दीज सेल्स आर गिविंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एग। अगर हम मेल्स में देखें तो हमारे पास जो सर्टोलाइज सेल्स हैं, these सर्टोलाइज सेल्स आर आल्सो known as glial cells because these सर्टोलाइज cells are giving nourishment to the developing spermatozoons और developing sperms। तो ग्लायल सेल्स हम उसे कहते हैं कि जो हमारे पास किसी भी दूसरे सेल्स को नरिश करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सो दीज सेल्स आर नोन एज ग्लायल सेल्स। नाउ व्हाई ग्लायल सेल्स, on the basis of glial cells, why on the basis of glial cells we have called that posterior pituitary has a neural origination। हमने ग्लायल सेल्स की प्रेजेंस की बेस पे हमने क्यों कहा कि हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हमारे पास न्यूरल टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है, बिकॉज हमारे पास न्यूरल टिश्यू में या नर्वस सिस्टम में दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल या न्यूरोग्लाइल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है हमारे पास ऐसे ग्लाइल सेल्स हैं कि जो न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये भी ग्लाइल टाइप ऑफ सेल्स हैं, लाइक दे आर सिमिलर टू न्यूरोग्लाइल सेल्स, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस रखा, और ये उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिनेशन है वो हमारे पास न्यूरल टिश्यू से हुई है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप लोगों को शायद पहले इस टॉपिक से ना गुजरे हो, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने फौरन क्वेश्चन करना है।
ऐसा ना हो कि आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट में कोई पॉइंट मिसिंग रह जाए। अच्छा, इट्स हार्मोन्स आर नोन एज न्यूरो हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स को हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। और न्यूरो हार्मोन्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी डोंट सिंथेसाइज एनी हार्मोन्स, इट्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूरॉन्स हुज सेल बॉडीज लाइज इन द हाइपोथैलेमस while their axons extends in the neurohypophysis from where these hormones are released। ठीक है। अब क्या हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अपने हार्मोन्स खुद नहीं बनाती, बल्कि इसके जो हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, एंड देन हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, और वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन उनके जो एक्सॉन्स हैं वो न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सटेंड हुए हुए हैं। तो सिंथेसाइज होती है इनकी सेल बॉडीज में, इनकी सेल बॉडीज में सिंथेसाइज होके वो एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ आ जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो है दीज हार्मोन्स आर रिलीज, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इनकी रिलीज होती है। और कब रिलीज होती है? कि जब उन हार्मोन्स की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, और हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये मैं आपको बात कह दूं कि हमारे पास हमने एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ा था, तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सिक्रीशन कंट्रोल कर रहा था हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके हार्मोन्स वैसे ही सिंथेसाइज ये हाइपोथैलेमस में ही हो रहे हैं। तो वहाँ से जब उसका दिल चाहता है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली इम्पल्स के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं वो न्यूरॉन्स के जो इसके सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो चूंकि उसके एक्सॉन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस में प्रेजेंट है, तो एक्सॉन्स के थ्रू जो है उसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वापिस एक बार इसको समझा दूं, न्यूरो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे पास ये एक लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ होती है, तो इसलिए हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। व्हाई इट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस? बिकॉज इट इज थॉट दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू, कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये न्यूरल टिश्यू से ओरिजिनेट हुई है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस रखा है। ये सजेस्ट उन्होंने क्यों किया कि ये न्यूरल टिश्यू से एराइज हुई है? उन्होंने ये इसलिए सजेस्ट किया बिकॉज हमारे पास जो पिछवी साइड्स हैं, पिछवी साइड्स आर द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो पिछवी साइड्स हैं ये हमारे पास ग्लाइल टाइप सेल्स है। ग्लाइल टाइप सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जो दूसरे सेल्स को नरिशमेंट देते हैं। तो चूंकि बाकी भी ब्रेन में न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स से इनकी सिमिलैरिटी है, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी। देयरफॉर दे आर थॉट टू बी अराइज फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू और टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके हार्मोन्स को हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी सेल बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं, और उन न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स हैं वो एक्सटेंड होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओपन होते हैं। और कहाँ से एक्सटेंड होकर आते हैं? जो पिट्यूटरी स्टॉक है हमारे पास, इसी पिट्यूटरी स्टॉक में वो एक्सॉन्स की उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं कि जिनकी सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में है, और वो ये हार्मोन्स जो हैं सिंथेसाइज करते हैं और फिर वो रिलीज होते हैं posterior pituitary gland से। So mainly it secrete two main hormones, one is the anti, दो मेन हार्मोन्स है हमारे पास मेनली, लेकिन हमारे पास ये एक थर्ड हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोगों को, MSH, या हमारे पास इसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो मोस्ट जो हमारे पास लोअर वर्टिब्रेट्स हैं लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, उसमें चूंकि उनका पिट्यूटरी इंटरमीडिएट लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरमीडिएट लोब है जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, वो MSH सिक्रीट करता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ह्यूमंस में इंटरमीडिएट लोब बिल्कुल ना होने के बराबर है और नॉन फंक्शनल है, तो ये MSH ह्यूमन बींग्स के केस में हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। अच्छा, पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्सीटोसिन को। सो ऑक्सीटोसिन इट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अ न्यूरोहार्मोन। We all know why it is known as neurohormone because it is synthesized in the hypothalamus and why it is secreted through the posterior pituitary। तो चूंकि ये हमने न्यूरो हार्मोन्स जो पहले पढ़े थे, हमने कहा था वो सारे हार्मोन्स न्यूरो हार्मोन्स कहलाते हैं कि विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जो हार्मोन बनाए उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, बाकी बॉडी के न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको हम न्यूरो हार्मोन्स नहीं कहते। ठीक है। इट इज ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्टापेप्टाइड मींस इट हैज 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स, सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 अमीनो एसिड। इसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं।
और ऑक्टापेप्टाइड इसे कहते हैं, क्योंकि हम पेप्टाइड नाम रखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड पे, तो हमारे पास 9 अमीनो एसिड के दरमियान 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज ऑक्टापेप्टाइड। और अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें सो दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर 100 से लेस देन 100 अमीनो एसिड पे अगर कंसिस्ट हो कोई भी प्रोटीन हार्मोन तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर हम इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस देखें तो इसमें ये इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिसमें सिस्टीन, टायरोसिन और ये बाकी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल 9 अमीनो एसिड्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये एन टर्मिनल है और ये कार्बोक्साइल टर्मिनल है। हमारे पास हर प्रोटीन के 2 टर्मिनल होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, लाइक एक कार्बोक्साइल टर्मिनल होता है और एक एमाइन टर्मिनल होता है। अच्छा, फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं ऑक्सीटोसिन? इट काजेस कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। इसका जो मेन फंक्शन ये है कि हमारे पास जो यूटेरस के मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है। कब करती है? कि जब बेबी की बर्थ हो रही होती है किसी भी मैमल्स में, क्योंकि हमारे पास बेबी को बर्थ सिर्फ मैमल्स देते हैं, तो मैमल्स में पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन इज द सेकेंड नेम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, या जिसको हम लेबर भी कहते हैं या डिलीवरी ऑफ बेबी भी कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या करती है? इट काजेस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस मसल्स, यूटेरस मसल्स को कंट्रैक्ट करती है ताकि हमारे पास यूटेरस मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास यूटेरस क्या होती है, उसकी जो ओपनिंग है वो ओपन होती है और हमारे पास बर्थ ऑफ बेबी जो है उसमें हेल्पफुल होता है ये। The second function ये परफॉर्म करता है, it also causes contraction of oviduct and cloacal aperture during egg laying in reptiles and birds। क्योंकि हमारे पास रेप्टाइल्स और बर्ड्स बेबी की बर्थ देने के बजाय वो एग ले करते हैं, तो हमारे पास क्या करती है? पहले तो ओविडक्ट की कंट्रैक्शन करती है, लाइक ओविडक्टल मसल्स की कंट्रैक्शन कराती है, तो हमारे पास जो एग है वो मूव करके ओविडक्ट से होता हुआ फाइनली क्लोइका में आता है, और जो रेक्टम है या लास्ट पार्ट है उनका क्लोइका। तो उसके बाद जो है ये क्या करती है? क्लोइकल एपर्चर की भी कंट्रैक्शन रेगुलेट करती है और एग लेइंग के प्रोसेस में भी मदद देती है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। हमारे पास क्लोइकल एपर्चर किसे कहते हैं? कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म में यूरिन और यूरिया जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, अगर अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन और रिप्रोडक्शन के लिए सेम ओपनिंग यूज हो तो उसको हम क्लोएका कहते हैं, और उस ओपनिंग को हम क्लोइकल एपर्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स हो तो सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के केस में, लाइक ह्यूमन बींग्स, हम उसको क्लोइकल एपर्चर के बजाय हम उसको एनस कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग का भी क्लियर हो गया होगा। इट आल्सो हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स है, लाइक डिफरेंट मैमल्स, चूंकि हमारे पास मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन को भी रेगुलेट करता है, लाइक ड्यूरिंग आफ्टर जो हमारे पास पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है उसमें के दौरान ऑक्सीटोसिन की बहुत हाई लेवल सिक्रीट होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन कर सकें यूटेरस की और हमारे पास बेबी बर्थ इजीली हो जाए। और वही हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोन हमने स्टडी किया पिट्यूटरी ग्लैंड का। जो सेकंड हार्मोन जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मोस्टली वर्टिब्रेट्स में ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। लेकिन चूंकि ह्यूमन बींग्स में इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना होने के बराबर है और वो नॉन फंक्शनल है, तो ये MSH मोस्ट क्वान्टिटीज़ जो है इसकी वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट्स टारगेट सेल्स आर मेलानोसाइट्स, ठीक है। हमारे पास इसकी जो टारगेट सेल्स हैं वो मेलानोसाइट्स, और मेलानोसाइट्स हमारे पास स्किन में प्रेजेंट होते हैं। सो मेलानोसाइट्स in response to melanocyte stimulating hormone MSH start synthesizing melanin pigment in the skin or other parts of the बॉडी, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। दिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोज एंड एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स हमारे पास वो सेल्स हैं कि जो हमारे पास मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेलानिन पिगमेंट है जो हमारे स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हमारे पास जो अगर ज़्यादा मिकदार में मेलानिन की सिक्रीशन हो तो उस बंदे का स्किन कलर डार्क होता है, अगर कम हो तो वो वाइट कलर का
बंदा होता है। सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन द सिक्रीशन ऑफ एमएसएच। दिस सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हमारे पास चूंकि उनका इंटरमीडिएट लोब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है, तो एमएसएच जो है, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में सिक्रीट होता है। और ये जो सिस्टम है, लाइक इट एमएसएच एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स एंड देन मेलानोसाइट्स स्टार्ट सिंथेसाइजिंग मेलानिन और दूसरे पिगमेंट्स भी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लाइक हमारे पास अगर हम उसको देख लें, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइक रेप्टाइल्स में हमारे पास जो गिरगिट वगैरह हैं, वो अपना जो कलर है वो अपने बैकग्राउंड के मुताबिक कर लेते हैं थोड़े से ही टाइम में। तो वो सारा जो ये सिस्टम है, ये इसी एमएसएच के कंट्रोल में होता है। और हमारे पास बहुत से एम्फीबियंस भी ऐसे हैं, लाइक हमारे पास सैलामेंडर्स हैं ऐसे कि जो अपने जो है कलरिंग को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। अच्छा, इट्स ओवर सिक्रीशन काजेज ओवर पिगमेंटेशन। हमारे पास कोई भी हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी तीन किस्म की हमारे पास हमने पढ़ा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास होम्योस्टैटिक कंडीशन में या किसी नॉर्मल लेवल पे जो भी चीज़ हो वो हमारी बॉडी के लिए सही होती है। अगर किसी भी चीज़ के लेवल उसके ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो ये हमारे पास डिजीज़ कंडीशन काज होती है। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी हार्मोन है, अगर वो नॉर्मल लेवल से उसके सिक्रीट हो रहे हैं तो वो सही होता है, लेकिन अगर उसके हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन मीन्स अगर उसकी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल सिक्रीट होने लग जाए, तो तब भी हमारे पास डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और अगर उसकी हाइपो सिक्रीशन हो जाए, या जिसको हम अंडर सिक्रीशन भी कहते हैं, लाइक नॉर्मल लेवल से कम सिक्रीशन हो जाए, तो तब भी हमारे पास डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और एक और कंडीशन ये होती है कि उसकी बिल्कुल प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, या अगर प्रोडक्शन भी हो रही है तो वो काम नहीं करी, लाइक मैं आपको अभी हम पढ़ते हैं। सो इट्स ओवर सिक्रीशन। तो हार्मोन्स में आप मोस्टली ये चीज़ पढ़ोगे कि हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, ओवर सिक्रीशन से क्या होता है, और अगर कोई सिक्रीशन ना हो तो तब क्या होता है। तो हमारे पास इट्स ओवर सिक्रीशन, और वी कैन ऑल्सो से इट एज हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन काजेज ओवर पिगमेंटेशन, और अंडर सिक्रीशन इज ऑल्सो नोन एज हाइपो सिक्रीशन। अच्छा, तो हमारे पास अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए या नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अमाउंट में एमएसएच रिलीज होने लग जाए, तो इट काजेज ओवर पिगमेंटेशन। लाइक हमारे पास उस बंदे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। क्यों डार्क हो जाती है? बिकॉज ज़्यादा अमाउंट में अगर एमएसएच आ रहा है, तो हमारे पास मेलानोसाइट्स भी ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा, तो चूंकि ये डार्क पिगमेंट है, तो हमारे पास स्किन का कलर भी जो है वो डार्क होता जाता है, और ओवर पिगमेंटेशन काज होती है। अगर अंडर सिक्रीशन हो या हाइपो सिक्रीशन हो, सो इट काजेज लो पिगमेंटेशन। तो हमारे पास पिगमेंटेशन का कल अमाउंट कम होती है, तो हमारे पास वाइट कलर जो है, या हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म की या वो जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी का कलर बहुत ज़्यादा तो नहीं, डिपेंड करता है कि कितनी अंडर सिक्रीशन है। अगर बहुत ज़्यादा अंडर सिक्रीशन है, तो उसकी बॉडी का कलर बिल्कुल ही, उसमें पिगमेंट की कमी होती है। और अगर एमएसएच में म्यूटेशन हो जाए या किसी वजह से इसकी सिक्रीशन रुक जाए, तो इट काजेज अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी बॉडी में बिल्कुल पिगमेंटेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, तो अगर हमारे पास एमएसएच में या तो म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मीन सिक्रीट हो रहा है लेकिन उसके म्यूटेशन काज हो गई, लाइक उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। तो आपको पता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर एक अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस आ जाए, तो हमारे पास वो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, तो ये हमारे पास मेलानोसाइट को स्टिमुलेट नहीं करता, एज अ रिजल्ट मेलानिन नहीं बनता। तो जब पिगमेंट नहीं बनता, तो हमारे पास एक कंडीशन काज होती है जिसको हम अल्बिनिज्म कहते हैं, या इसको हम सराइकी में कक्का जो हम कहते हैं, या लाइक आपने ये बहुत से देखे होंगे बहुत से इंडिविजुअल्स की जिनकी बॉडी में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, सारे बाल वाइट होते हैं। ठीक है, और ये इनकी आईलैशेस, आईब्रोज, सारे के सारे इनके स्किन कलर भी बिल्कुल उसमें पिगमेंटेशन नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम अल्बिनिज्म कहते हैं, लाइक बिल्कुल उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो हमारे पास ये अल्बिनिज्म की एक वजह एमएसएच की म्यूटेशन या एमएसएच की सिक्रीशन ना होना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एमएसएच की सिक्रीशन नहीं होगी या ये म्यूटेशन होगी इसमें, तो हमारे पास मेलानोसाइट को ये स्टिमुलेशन नहीं होगी। और अगर मेलानोसाइट स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो हमारे पास मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो स्किन में बिल्कुल पिगमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ
इसकी वजह से अल्बिनिज्म काज नहीं होती। लाइक अगर हमारे पास एमएसएच सही आ रहा है लेकिन मेलानिन में म्यूटेशन है, तो हमारे पास तब भी जो है अल्बिनिज्म काज होता है। तो हमारे पास अल्बिनो प्रोड्यूस होते हैं और उनकी बॉडी में बिल्कुल पिगमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो आई होप कि इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, और अभी भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स रह गए हो तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है, सो जो आज का क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि व्हाई आवर स्किन कलर डार्कन्स व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। क्या आपने देखा होगा कि या फील किया होगा हर किसी ने कि हम जितना ज़्यादा धूप पे घूमते हैं या जितना ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, उतना ज़्यादा हमारे स्किन का कलर डार्क होता है। तो इसके इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। और दूसरा ये कि हम लोग कोई मैं एक असाइनमेंट भी आप लोग को दूंगा, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे बना के देनी है। ठीक है, और वो असाइनमेंट मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन में दे दूंगा। तो 1 वीक होगा असाइनमेंट बनाने का। तो उसके बाद वो आपने असाइनमेंट क्या करनी है कि उसकी आपने पीडीएफ में बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप लोगों को वो मुश्किल लगता है तो आप सिंपली पेन से कागज़ पे लिख लें, और हमारे पास कैम स्कैनर जो है, कोई भी स्कैनर एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उससे उसकी पिक्चर्स लेके स्कैन कर लें, और उन सारी पिक्चर्स की पीडीएफ फाइल बना के मुझे आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मुझे वो आपके असाइनमेंट्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ यू गाइज इन द क्लास। अल्लाह हाफिज़।